हाय वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस ऑनगोइंग सीरीज ऑफ द कोर्स उत्साह, जिसमें हम क्लास 12th के मैथ के सिलेबस को अनकवर कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ डिटर्मिनेंट में हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर नंबर 4A में हमने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स तक के टॉपिक को कवर किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमें जानना है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट निकालना हमने सीख लिया है, लेकिन एक्चुअली हम डिटर्मिनेंट को यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसको हमें देखना है। लेट्स सी। सो डिटर्मिनेंट का सबसे पहला यूज़ केस है जिसमें हम किसी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करते हैं। इनफैक्ट तब जब एरिया के वर्टिसेस प्रोवाइडेड हों। जैसे एक ट्रायंगल है ABC जिसके वर्टिसेस गिवन है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? We'll write area, let's say AR for area of triangle ABC, and this is given by the absolute value of half times delta, जहाँ पे delta एक डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर ये वर्टिसेस इन्वॉल्व हैं। इस तरीके से डेल्टा ये डिटर्मिनेंट के अंदर जो पहला रो होगा हम इन वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट्स को लेके बना सकते हैं लाइक दिस। जो दूसरा रो है उसके पास y कोऑर्डिनेट्स के एलिमेंट चले जाएंगे, एंड फाइनली एक एक्स्ट्रा रो होगा जिसमें हम हमेशा 1 1 in 1 रखते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम इनको कॉलम्स में भी लिख सकते हैं। तो आखिर में ऐसा क्यों होता है, इसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ अगर आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करोगे, सो व्हाट यू गेट x1 टाइम्स y2 माइनस y3 माइनस x2 टाइम्स y1 minus y3 and plus x3 times y1 minus y2, isn't it? अब ये जो बीच वाला टर्म है इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ इस माइनस साइन को स्विच कर देते हैं, और उसके लिए हम जो अंदर की ये दो टर्म्स हैं इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे इनके साइन को स्विच करते हुए। सो व्हाट यू राइट लाइक x1 times y2 minus y3 as it is, but here it is positive x2 एंड यहाँ लिखा सकता है y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2। तो ये तो हमारा डेल्टा फाइंड हुआ। बट अगर हमें एरिया फाइंड करना होता है किसी भी ट्रायंगल के जिसके वर्टिसेस गिवन हो, आई मीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस गिवन हो, तो आपने जूनियर क्लासेस में ऐसा पढ़ा है कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC इफ इट्स वर्टिसेस आर प्रोवाइडेड टू यू, व्हाट यू राइट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ half times this quantity, isn't it? This is the quantity what I'm talking about. तो आपने इसको रिकॉल कर लिया होगा, आपने इसको पहचान लिया होगा कि यही एरिया होता है। इसका मतलब कि या तो हम सीधे एक्सपैंड करके फाइंड करें या फिर हम सीधे डिटर्मिनेंट को भी फाइंड करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया को फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑन दैट। सो सपोज कीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC विथ B3 -7 and C4 3 and we have to find the area of that. So हम क्या फाइंड करेंगे? We will first find the delta, और डेल्टा क्या होगा? x के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे फर्स्ट रो में, so 1 3 and 4। y के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे सेकेंड रो में 2 -7 and 3 and then 1 1 and 1 एक्स्ट्रा में। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ऑफ कोर्स वी नो हाउ टू फाइंड इट बाय एक्सपैंडिंग दिस डिटर्मिनेंट अलोंग रो 1। सो व्हाट वी गेट 1 टाइम्स -7 minus 3, that will be -10, minus 3 times 2 minus 3, that is -1, and 4 times 2 plus 7, that is 9. So what we get? -10 plus 3 plus 36, and we get 29 as our determinant value. But in fact we have to find the area. So the area is just what? The absolute value of half times the determinant value. यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों ले रहे हैं, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव क्वांटिटी बट डिटर्मिनेंट कैन बी ए नेगेटिव क्वांटिटी। तो डिटर्मिनेंट यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ये जो वैल्यू, ये जो आपको बार दिख रहा है
ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए इंडिकेट किया गया है, ना कि डिटर्मिनेंट के लिए। ऑलराइट, सो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। मान लीजिए कि हमारे पास एरिया पहले से गिवन हो किसी ट्रायंगल का, और हम किसी मिसिंग एलिमेंट या मिसिंग कोऑर्डिनेट के वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं। इसमें दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। आई विल डेफिनेटली डू वन पार्ट, सो फर्स्ट पार्ट में केवल कर देता हूँ आपके लिए। इसमें कहा गया है कि एक ट्रायंगल है जिसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है एंड वर्टिसेस इसके हैं K0, 40 एंड 02। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K, इनफैक्ट वैल्यूज ऑफ K। तो हम कैसे लिखेंगे? वी नो दैट द एरिया ऑफ लेट्स से द ट्रायंगल ABC we have is 4, it is given in fact, so this thing is given to us। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को लिखने का तरीका है हाफ, actually mod of half times delta। So this mod is actually indicating the absolute value, so first of all we will find the delta। Let's find the delta first। So delta को find करने के लिए क्या करेंगे, इनके x coordinates को लिखा जाएगा फर्स्ट रो में, that is K 4 0 and then 0 0 2 and then 1 1 and 1। Let's simplify it। expand कीजिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के along, so you will get what? Let's expand it along R2। so अगर हम R2 के along expand करेंगे, let's expand along R2। so what we get is कि हमें केवल इस 2 के लिए कंसिडर करना पड़ेगा। so यहाँ -2 होगा बिकॉज यहाँ साइन इसके लिए नेगेटिव लिया जाएगा बिकॉज ये सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रोज एंड कॉलम को डिलीट करके बचेगा डिटर्मिनेंट, उसके लिए वैल्यू होगी K -4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो व्हाट वी गेट इज 8 - 2K। अब क्या करना चाहिए, इस 8 - 2K को इस डिटर्मिनेंट की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो यू विल गेट हाफ टाइम्स 8 - 2K whole mod is equal to 4। This mod is actually indicating the absolute value। so अगर ये absolute value indicate करता है तो इसे हम ओपन करेंगे, so of course we will get plus or minus sign here on the right। so what we get here is 8 - 2K is equal to plus or minus 8। जब हम इस mod को हटाएंगे तो, और यहाँ से मिल जाएगा हमें 8 - 2K is either 8 or 8 - 2K is -8। so from here what we get is K is equal to 0, और यहाँ से हमें मिल जाएगा -2K is equal to -16 and that gives you K is equal to 4। तो इस तरीके से हमने K की दो वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। इनफैक्ट ये सही भी सेंस है बिकॉज K, 0 एक्स एक्सिस पे स्थित होने वाला एक पॉइंट है, 4, 0 भी एक्स एक्सिस पे फिक्स पॉइंट है एंड 0, 2 वाई एक्सिस पे है। तो चूंकि हम 4, 0 एंड 0, 2 को फिक्स कर रहे हैं, तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एरिया 4 हो दो स्थिति में हो सकता है, अगर एक तीसरा वर्टेक्स 4, 0 पे स्थित हो या फिर 0, 0 पे स्थित हो, और इसी वजह से K की दो वैल्यूज आई हैं। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। सेकेंड पार्ट आप खुद से कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। नाउ जो दूसरा एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट का, वो है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी कि हम एक्चुअली मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों को यहाँ यूज़ करेंगे किसी सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। एक लीनियर सिस्टम होगा मल्टीपल अननोन्स के लिए, और उस सिस्टम को हम डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के यूज़ से करेंगे। कैसे, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक इक्वेशन है 3x + 2y = 11, एंड दूसरा इक्वेशन है x - y = लेट्स से 2, और ये दो इक्वेशंस वाला एक सिस्टम है। अब हम इस पूरे सिस्टम को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं उनसे, तो उसे हम नाम देंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स एंड लेट्स कॉल इट इट्स A। सो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स को हम A कहेंगे, और इसमें हमें कैसे रखना है सभी कोफिशिएंट्स को 3, 2, 1 एंड -1।
सो दे आर कोफिशिएंट्स 3, 2, 1 एंड -1। ध्यान रहे जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है वो कांस्टेंट होते हैं। कोफिशिएंट्स जो अननोन के साथ अटैच्ड है उन्हें कहा जाता है। तो ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट हमने लिखा A। फिर हम एक मैट्रिक्स लेंगे जो कि बिल्कुल कॉलम मैट्रिक्स होगा और वो होगा मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। सो मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, इसमें अननोन्स कितने हैं? 2 हैं ऑफ कोर्स। सो विल जस्ट राइट उस मैट्रिक्स को X लिखते हैं ताकि वो अननोन की तरह दिखे और उसमें 2 ही वेरिएबल्स लेंगे X एंड Y। एंड तीसरा मैट्रिक्स जो लिया जाएगा वो होगा मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म्स और उसे मान लेते हैं कि वो है मैट्रिक्स B। सो विल राइट व्हाट? जस्ट 11 and 2। ऑलराइट, तो ऐसा लिखते ही क्या हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेट्स ट्राई टू सी। यहाँ पे अगर मैं A के साथ इस X को मल्टीप्लाई करके B लिखूं तो ऑफ कोर्स इट विल फॉलो द रूल। व्हाई सो? बिकॉज आप इस A की जगह पे लिख सकते हैं वो मैट्रिक्स जो आपने अभी अज्यूम किया था 3, 2, 1, -1 और इस X की जगह पे वो मैट्रिक्स जो आपने वेरिएबल के लिए लिया था एंड फाइनली इस B की जगह पे वो मैट्रिक्स जो आपने अभी कांस्टेंट के लिए लिया था। एंड यू गेट द आइडिया कि अगर मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई करूं सो यू विल गेट 3x + 2y एंड दैट विल बी इक्वेटेड विथ 11। सो दिस विल एक्चुअली गिव यू द फर्स्ट इक्वेशन व्हाट वी हैड। सिमिलरली सेकेंड रो को इस फिर कॉलम से मल्टीप्लाई करके 2 से इक्वेट करेंगे, यू विल गेट द सेकेंड इक्वेशन बैक। इट मीन्स कि इस पूरे सिस्टम को हम Ax = B के फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कवर? वी हैव टू फाइंड दिस थिंग कि ये जो मैट्रिक्स है एक्स वाई कैसे लिखा जा सकता है। सो व्हाट यू गेट? तो यहाँ हम इस एक्स वाई को फाइंड आउट करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि Ax = B है, सो क्यों ना मैं इन दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं। सो व्हाट यू गेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज A इनवर्स टाइम्स A टाइम्स X, ऑन द राइट हैंड साइड आई विल गेट A इनवर्स टाइम्स B, जहाँ A इनवर्स A I बन चुका होगा एंड I X बन चुका होगा। सो व्हाट वी गेट इज X = A इनवर्स B। इसलिए हम इस अननोन वेरिएबल्स वाले मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए A के इनवर्स को फाइंड करेंगे और B यानी कि कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट A इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड होना चाहिए? क्या हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि पिछले ही क्लास में हमने ये सीखा है कि A इनवर्स को हम अब एडजॉइंट से फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं X = एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A और ये दे देगा आपको A इनवर्स। और इसलिए अब हम क्या करेंगे कि X को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, इजंट इट? सो अब हम क्या करते हैं कि उसी सिस्टम को यहाँ पे इस मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास सिस्टम था 3x + 2y = 11 और x - y = 2 वाले इक्वेशन से, और A हमने यहाँ पे पाया था जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है वो है 3, 2, 1, -1 एंड X की वैल्यू थी xy ऑफ कोर्स एंड B कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स था 11, 2। सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कवर्ड। तो हमें क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है। उससे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A यहाँ पे मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स व्हाट वी गेट -3 एंड -2, सो दैट विल बी -5। यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आ जाता तो मैट्रिक्स क्या कहलाता? सिंगुलर मैट्रिक्स, और उस केस में इन्वर्स निकल ही नहीं पाता। तो अगर इन्वर्स नहीं निकल पाता तो उस केस में इस सिस्टम के पास सोल्यूशन नहीं होता, वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ चूंकि ये नॉन ज़ीरो है सो इट मीन्स वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। लेट्स मूव अहेड। तो हमें क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ऑफ A। सो एडजॉइंट ऑफ A 2/2 मैट्रिक्स का निकालना बहुत ईजी है। हम क्या करने वाले हैं? इन दोनों को स्वैप और इन दोनों का साइन चेंज। तो क्या मिल जाएगा? ये -1 and 3 आफ्टर स्वैपिंग द डायगोनल एलिमेंट्स, और यहाँ पे हमें केवल इसका साइन चेंज कर दें। तो -2 and -1, isn't it? ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे? X को फाइंड करेंगे। तो X को फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे? 1/-5 बिकॉज हम डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं यहाँ पे, एंड देन एडजॉइंट ऑफ A वाला मैट्रिक्स -1, -2, -1, 3 एंड
टाइम्स यहाँ जो b है, और b कौन सा मैट्रिक्स है भाई, 11 2। तो आगे ये हो जाएगा -1/5 एज इट इज़, एंड हियर लेट्स मल्टीप्लाई दैट, सो -11 and -4, so that will give you -15, and -11 plus 6 that will give you -5, और इस मैट्रिक्स के अंदर इस -5 से डिवाइड कर देंगे सभी एलिमेंट्स को, सो व्हाट डू वी गेट इज 3 and 1। इसलिए हमें x की वैल्यू मिल गई 3 and y की वैल्यू मिल गई 1। यू कैन चेक बिकॉज ये 2/2 सिस्टम है, यानी कि 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन है, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियस by the method you have already known in your junior classes like elimination or substitution। Alright, तो इस तरीके से हम किसी सिस्टम को सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की मदद से। तो क्या हम 3/3 को भी सॉल्व कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस हो तब भी हम ऐसा कर सकते हैं, वहाँ हम अभी देखेंगे कुछ देर में। उससे पहले हम ये समझते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम? कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन, दैट्स इट। सिस्टम हैज सॉल्यूशन। अगर सिस्टम सॉल्यूशन रखता है तो कहा जाएगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन नहीं रखता है तो कहा जाएगा इनकंसिस्टेंट है। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं जो हमें बारी बारी से देखने हैं। इसमें पहला पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है। पहले पॉइंट में क्या कहा गया है? सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। इट इज यूनिक सॉल्यूशन इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था इसमें डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 ही था, और हमने देखा कि यहाँ x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, ये बताता है कि उस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है। तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है और सिस्टम हम क्या लेते हैं? सिस्टम सिंपल ax इज इक्वल टू b होगा हमेशा, यानी कि जो a मैट्रिक्स होगा वो हमेशा कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स होगा। तो कोफिशिएंट से बने हुए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आता है, सो वी कैन सिंपली से दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफिनिट सॉल्यूशन इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a is 0 and adjoint of a times b is 0 मैट्रिक्स। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। सिस्टम के पास कंसिस्टेंसी होगी, सिस्टम सॉल्यूशन रखेगा, लेकिन उसके पास इनफिनिट सॉल्यूशंस होंगे। किस केस में भाई? डिटर्मिनेंट 0 होगा एंड एडजॉइंट ऑफ a टाइम्स b की वैल्यू नल मैट्रिक्स होगी। इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम्पल को लेके। सपोज कीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें फिर से 2/2 सिस्टम लिया है मैंने, और यहाँ लिखा मैंने 3x + 2y इज इक्वल टू 11 एंड लेट्स से 6x + 4y इज इक्वल टू 22। तो इस केस में अगर हम मैट्रिक्स ढूंढेंगे कोफिशिएंट का तो ये हो जाएगा क्या? 3 2 6 4। And let's find the determinant of it. So determinant मिलेगा हमें of course 0 and जो B मैट्रिक्स है वो होगा 11 22। और हमें अब क्या करना है? हमें ये फाइंड करना है adjoint of A into B। हम चेक करते हैं कि ऐसा वाकई में संभव होता है कि नहीं। हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम ये चीज़ नहीं अप्लाई करते हैं adjoint of A into B नल मैट्रिक्स, तो क्या हम सीधे कह सकते हैं कि इसके पास इनफिनिट सॉल्यूशन होगा? Let's see it। तो हम पहले इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। सो व्हाट वी गेट इज एडजॉइंट ऑफ A इज व्हाट? अगेन 2/2 मैट्रिक्स है, वी डोंट हैव टू बॉदर मच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन दोनों का स्वैप, दैट इज 4 3, एंड इन दोनों का साइन चेंज, सो दैट विल बी -2 -6। और फिर हमें क्या करना होगा? एडजॉइंट ऑफ A इंटू B, लेट्स फाइंड इट। तो हमें अब ये प्रोडक्ट फाइंड करना है 11 22 के साथ, और यहाँ आप देखिए क्या मिलेगा। ऑफ कोर्स व्हाट वी गेट 44 - 44, दैट इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0, एंड अगेन -66 + +66 and that will also 0 is a null matrix। so adjoint of A into B भी null matrix है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस सिस्टम के पास इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अगेन यू गेट दैट आइडिया कि 3/6 2/4 एंड 11/22 का जो रेशियो है वो इक्वल है। इसका मतलब कि जो दूसरा वाला इक्वेशन है वो पहले वाले x का ही 2 टाइम्स है। इस वजह से ये दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं
और इसलिए दोनों लाइन ओवरलैप्ड होने की वजह से सिस्टम के पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। तो अगर आपके पास ऐसा सिस्टम पूछा भी जाता है, सो वी डोंट हैव टू फाइंड एवरी टाइम एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज जीरो और नॉट, आई मीन जीरो मैट्रिक्स और नॉट, क्योंकि हमारे पास जब ऐसा दिया जाएगा सो वी कैन सिंपली फाइंड द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स एंड कंपेयर विद द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट टर्म। अगर वो 3x3 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होगा सो वी कैन सेफली फाइंड इट। हाउ सो? लेट्स से आई हैव द इक्वेशन x plus y plus z is equal to 1, 2x plus 2y plus 2z is equal to 2, and let's say 4x plus 4y plus 4z is equal to 4, and you can get that idea कि 1/2 and then again 1/2 सबके पास वैसा ही संबंध है, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म में भी वैसा ही संबंध है। तो अगर हमारे पास 3/3 भी हो चाहे 2/2 भी हो, सो वी डोंट हैव टू एक्चुअली चेक एडजॉइंट ऑफ a टाइम्स b इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स और नॉट अनटिल कि आपसे ये कहा जाए। और अगर अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉन ज़ीरो आता है, तो ये तो सीधे चेक कर लेंगे कैसे कि अगर बाकी के इक्वेशंस एक पर्टिकुलर इक्वेशन के मल्टीपल में नहीं है थ्रू आउट, तो उस केस में हम सीधे कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉन ज़ीरो है। और डिटर्मिनेंट ऑफ अगर a 0 आता है तो उस केस में क्या कहा जाएगा कि सिस्टम के पास सोल्यूशन नहीं है और सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। हमारे पास सपोज कीजिए एक इक्वेशन है 3x plus 2y is equal to 11, लेट्स से 6x plus 4y is equal to 5। अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में देखेंगे सो व्हाट वी गेट इज 3 2 6 4 and the determinant of a is of course 0। डिटर्मिनेंट जब जैसे 0 आया तो हमें अब क्या देखना होगा, अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉन ज़ीरो है कि नहीं, सो वी कैन सिंपली चेक इट। सो ऑफ कोर्स हम इसके लिए एडजॉइंट के लिए हम इसको स्विच कर देंगे 4 3 and -2 -6 and we are going to multiply this thing with 11 5। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो व्हाट वी गेट इज 40 and -22 and which is not equal to a null matrix। so adjoint of a into b null matrix के बराबर नहीं है, लेकिन determinant of a 0 है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसके पास नो सॉल्यूशन होगा और इस पे ताज्जुब की बात नहीं है, बिकॉज ये दो लाइंस हैं और इन दोनों लाइंस के स्लोप इक्वल हैं। तो ये दोनों लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेलल लाइंस, एंड दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, एंड सो देयर इज नो सॉल्यूशन। इन अ सिमिलर मैनर अगर हमारे पास 3x3 का सिस्टम हो XYZ के फॉर्म में, सो वी विल हैव 3 प्लेन्स लाइक दिस, और 3 प्लेन्स अगर पैरेलल आ जाएं तो फिर से हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा। इनफैक्ट अगर 3 प्लेन्स इस तरीके से भी कट करते हों जिसमें कि 2 का इंटरसेक्शन हो रहा हो लेकिन तीसरे के साथ एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा हो, तब भी इसको नो सॉल्यूशन माना जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे एक रियल लाइफ सिचुएशन होगा, नॉट अ बिग रियल लाइफ सिचुएशन बट स्टिल इट विल गिव यू द आइडिया कि हम कैसे एक 3x3 सिस्टम को मैट्रिक्स इक्वेशंस के मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60 rupees. And the same, the cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90 rupees. And the cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70 rupees. Find the cost of each item per kg by matrix method. तो सपोज कीजिए कि हमने इस अनियन के प्राइस को रखा x रुपीज़ पर kg, इस लेट्स से पर kg, एंड देन wheat के प्राइस को रखा y रुपीज़ पर kg, एंड देन राइस के प्राइस को रखा z रुपीज़ पर kg। तो इससे जो हमारा सिस्टम बन के आएगा, ऑफ कोर्स व्हाट वी गेट इज व्हाट 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60। देन दूसरा इक्वेशन मिलेगा हमें 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90। एंड फाइनली जो थर्ड इक्वेशन मिलेगा इस सिस्टम का वो होगा 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। नाउ अब हम फिर से यहाँ पे 3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। द फर्स्ट मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, सो लेट्स राइट इट, दैट इज व्हाट। और जो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स होंगे, 3 वेरिएबल्स हैं x y z, वो हमने यहाँ लिख दिया। एंड द मैट्रिक्स ऑफ
constant terms and they are just 60, 90, 70. अब हमें क्या करना होगा? Of course, first of all, हमें सिस्टम लिखना है, वो है ax is equal to b. It means we are interested in finding a inverse first and then the product of a inverse with b. सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. So let's find the determinant here. हमें क्या करना होता है? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. ऐसा क्यों? बिकॉज हमें फाइंड करना है इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ये जो भाई साहब हैं ये ऐसे नहीं फाइंड होंगे. इनके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? 1 by determinant of a times adjoint of a. तो हमें फाइंड करना है adjoint of a. So let's put a little heading here. Adjoint of a we are finding. और adjoint of a को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. लेट्स कॉल इट मैट्रिक्स M. एंड अब हम यहाँ पे सभी कोफैक्टर्स को लिखेंगे. Adjoint of A is M transpose. So what we get here now for the adjoint. Now हमें क्या फाइंड करना है भाई? Adjoint of A times B. Let's quickly write it. And इसे में मल्टीप्लाई करना है 60, 90, 70 से. मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आना चाहिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये होना चाहिए -450, then 1800 plus, so let's say minus 1400, and then -1200 plus 900 plus 700. कैलकुलेट करेंगे इसको फर्दर. सो व्हाट वी गेट इज 250, 400 एंड 800. ये तो मिला हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, बट हमें निकालना है x, एंड x इज जस्ट 1 by determinant of a into adjoint of a into b. It means it is 1 by 50 times this matrix we had just discovered, and what we get now is 5, 8 and 16. and so x की वैल्यू मिल गई हमें 5, y की वैल्यू 8 एंड z की वैल्यू 16. इसका मतलब जो प्याज है वो 5 रुपये किलो है, गेहूँ 8 रुपये किलो है और चावल 16 रुपये किलो है. एंड दैट्स इट. ऑलराइट, सो आपने समझ लिया होगा कि हम कैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को यूज़ करके सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ डिटर्मिनेंट को कैसे अप्लाई करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए. तो ये थे एप्लीकेशन डिटर्मिनेंट के एंड मैट्रिक्स के इनफैक्ट साथ ही साथ. तो अब हमारा बचता है इस चैप्टर के अंदर एक लास्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. एनसीईआरटी बुक में वो पहले दे रखा है, लेकिन मेरा शुरू से पढ़ाने का सीक्वेंस यही है, इसलिए मैं हमेशा प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट को सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ. तो यहाँ भी मैंने वही सीक्वेंस फॉलो किया है. सो विल डिस्कस प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इन द नेक्स्ट क्लास, और उसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं. इनफैक्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत ही प्रोफाउंड टॉपिक है, हालांकि कई बार वो सिलेबस से गायब हो जाता है, बट एनीवेज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे एंड ये समझेंगे कि सभी प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे स्मार्टली प्रूव करेंगे, एंड उसके बाद उन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे. सो टिल देन यू हैव टू कीप डूइंग मैथमेटिक्स विद उत्साह. थैंक्स.